हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग की जो टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इसको समझने के बाद हम लोग फैराडे के द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रयोग समझेंगे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का क्या करेंगे, प्रयोग समझेंगे कि किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो यदि देखा जाए दोस्तों, जो पहली पॉइंट है वो है मेरी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इसको देखा जाए तो दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ये जो दोस्तों है, ये पॉइंट जो दोस्तों है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये पूछता भी है। यदि इसको देखा जाए तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार रहेगी। देखिए ध्यानपूर्वक, जैसा कि यदि इसकी परिभाषा देखा जाए तो इसकी परिभाषा देखिएगा, सुनिएगा आप लोग। चुंबकीय प्रेरण, क्या चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण बंद परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। इतनी बात क्लियर दोस्तों। जैसा फिर से पुनः एक बार मैं देखता हूँ, इसकी सिर्फ परिभाषा पूछता है, इसका प्रयोग जो है वो तो इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं पूछेगा तो उपयोग इसका पूछ लेगा। जैसे कि इसको एक बार पुनः रिपीट किया जाए दोस्तों परिभाषा, तो इसकी परिभाषा ये होगी, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के कारण बंद परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है क्या, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा के अंतर्गत। यदि इसी का प्रयोग देखा जाए, प्रयोग तो इसी में आता है दोस्तों। जैसे कि इसको देखा जाए तो इसकी खोज माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक किए हैं। जैसे कि इसी का आगे जो अगली पॉइंट है उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें ये प्रोसेस होगा, आप लोग यहाँ हेडिंग डालिएगा, फैराडे द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रयोग। देखिए दोस्तों, ये जो प्रयोग है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि यदि इसको देखा जाए, दोस्तों, इसके दो प्रकार के प्रयोग होते हैं। जैसे कि इसमें पूछ लिया जाएगा माइकल फैराडे के चुंबकीय प्रयोग कितने होते हैं, तो दो प्रयोग होते हैं। पहला प्रयोग, जैसा कि मान लीजिए कि इसको फर्स्ट पॉइंट इसी प्रकार लिखा जाएगा, प्रथम प्रयोग, और सेकंड हो जाएगा द्वितीय प्रयोग। अब देखिए, इसके जो हैं, इसके तीन स्थितियां होती हैं। कितनी स्थितियां? तीन स्थितियां होती हैं, और ये तीनों स्थितियां हमको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं प्रथम स्थिति, दूसरा हो जाएगा द्वितीय स्थिति, और तृतीय हो जाएगा, यानी तीसरा नंबर होगा तृतीय स्थिति। ये तीनों स्थितियों पर हम लोग पूर्ण रूप से क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। ये स्थितियों को हमको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इसी स्थितियों के अकॉर्डिंग हम लोग ये बता सकते हैं कि चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा और क्या हो सकती है। अर्थात मेरे बताने का ये अर्थ है, मतलब है
कि ये जो परिभाषाएं इसमें बताई जाएंगी, यानी प्रथम स्थिति में क्या होती है, प्रथम स्थिति में धारा क्या होगी, स्थिर रहेगी यानी कि धारा प्रवाहित नहीं होगी, और इसमें द्वितीय स्थितियों में भी धारा प्रवाहित होगी लेकिन उसकी कंडीशन क्या होगी, अलग होगी। उसी प्रकार तृतीय भी स्थिति में क्या होगी, कंडीशन अलग होगी। और इनमें जो कंडीशन होगी यानी कि जो भी घटनाएं होंगी उसको हम लोग चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या? उसको हम लोग चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो हम लोग पहले पॉइंट पर चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, प्रथम प्रयोग, जो प्रथम प्रयोग है दोस्तों उसको देखिएगा। इसी के अंतर्गत 3 स्थितियां आएंगी, जैसे कि यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं हेडिंग प्रथम प्रयोग, फर्स्ट नंबर में प्रथम प्रयोग। इसके अंतर्गत 3 स्थितियां आएंगी दोस्तों। प्रथम स्थिति आएगी, देखिए उसको भी हम लोग हेडिंग डालते हैं प्रथम स्थिति। ओके, इसमें चित्र बनाया जाएगा, छोटा सा चित्र है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रथम स्थिति में जैसे कि यदि चित्र बनाया जाए दोस्तों तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार रहेगा। देखिए अब यहाँ पर एक स्थिर चुंबक रहेगा, ये यन है नॉर्थ, ये यस है साउथ। इसमें से कुछ इस प्रकार की चुंबक की तरंगे निकल रही हैं दोस्तों। ओके, यह स्थिर चुंबक हम लोग बोल सकते हैं। क्या? स्थिर चुंबक या चुंबक स्थिर है। क्या? चुंबक स्थिर है। तो जब चुंबक स्थिर है तो इसमें धारा भी क्या होगा दोस्तों, ये I क्या हो जाएगा, I बराबर 0। इसलिए ये भी क्या है, इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी, अर्थात इसमें जो ये है ये धारा मापी है, धारा मापी यंत्र है, यानी कि सुई है, इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो विभवांतर यानी कि V का मान क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन लिखना है इसी चित्र के माध्यम से। इस स्थिति में क्या, इस स्थिति में ये जो स्थिति है इस परिपथ का, ये जो परिपथ की स्थिति है, तो यहाँ पर आप लोग ये लिख सकते हैं कि इस स्थिति में चुंबक स्थिर रहेगा, यानी कि इस स्थिति में परिपथ में जब धारा प्रवाहित नहीं होगा तो चुंबक क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। इस स्थिति में चुंबक स्थिर है। क्या? चुंबक स्थिर है। धारा मापी के विक्षेप शून्य रहेंगे। धारा मापी का विक्षेप यानी कि ये जो सुई है धारा मापी का, इसका विक्षेप क्या रहेगा, शून्य रहेगा, यानी कि ये विचलित नहीं होगी। यानी कि जब इसमें धारा यानी चुंबक के माध्यम से जब तरंगे निकलेंगे तो ये क्या होगी, विक्षेप होगी। लेकिन इसमें से चुंबक क्या हो रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं, यानी चुंबकीय तरंगे नहीं निकल रहे हैं, अर्थात इसमें चुंबक स्थिर है। तो इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, तरंगे नहीं निकल रही। इसी कारण मेरा धारा मापी क्या है, शून्य है। तथा धारा का मान भी क्या होगा, धारा का मान भी क्या होगा, धारा का मान शून्य होगा। तो इसमें आपको यही लिखना है, इस स्थिति में चुंबक क्या होगा, स्थिर होगा, तथा धारा मापी शून्य होगा। इसी प्रकार धारा का भी मान क्या होगा, शून्य होगा। पहले स्थिति में सिर्फ इतना लिखना है जितना मैंने बताया आपको। इतनी बात क्लियर। अब हम लोग सेकंड स्थिति में चलते हैं। देखिएगा ध्यानपूर्वक दोस्तों, रफ करें। अब यहीं पर द्वितीय स्थिति हम लोग लिख सकते हैं। द्वितीय स्थिति में भी चित्र बनेगा दोस्तों, इसको देखिएगा। द्वितीय स्थिति में देखिए, द्वितीय स्थिति में ये कुंडली है, इसको आप लोग लिख लीजिए कुंडली।
इसमें दो स्थितियाँ निकलेंगी। ये धारा मापी है, धारा मापी है। इसमें इस तरफ क्या है, एक चुंबक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। तो इसमें से क्या होंगी, तरंगें निकलेंगी कुछ इस प्रकार। जो प्रोसेस पिछले चित्र में बताया गया वही प्रोसेस होगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा। इतनी बात क्लियर। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं चुंबक कामा कुंडली की ओर गतिशील, कुंडली की ओर गतिशील, यानी कि जो ये चुंबक है कुंडली की ओर क्या होगा, गतिशील रहेगा। तो यदि इसमें लिखा जाए दोस्तों, तो इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं जाएगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि इस स्थिति में चुंबक का ध्रुव, इस स्थिति में चुंबक का ध्रुव कुंडली की क्या, कुंडली की ओर गति करेगा। ये जो चुंबक रहेगा इस स्थिति में ये किस ओर गति करेगा, कुंडली की ओर क्या करेगा, मेरा गति करेगा। इसी प्रकार आगे लिख सकते हैं धारा मापी, क्या धारा मापी में दाईं ओर, इसका दाईं ओर क्या है, इस तरफ दाईं ओर क्या होगा, विक्षेप होगा, दाईं ओर विक्षेप प्राप्त होगा। जब इसमें धाराएं कुंडली की ओर प्रवाहित कर रही हैं, देखिए इसमें विशेषता ये है कि जब इस तरफ से धारा निकलेगी, यानी कि जिस ओर जाएगी धारा उसी ओर क्या होगा, विक्षेप होगा। यदि धारा इस तरफ आई तो ये सुई यानी कि धारा मापी क्या होगी, इस तरफ विक्षेप होगा। ये ध्यान रखिएगा। जब लेफ्ट तरफ ये तरंगें निकलेंगी, धाराएँ निकलेंगी, तो वो क्या होगा, लेफ्ट तरफ क्या होगी, विक्षेप होगी। यदि यही राइट तरफ निकलेगी तरंगे यानी कि धारा, तो ये क्या होगा, मेरा राइट तरफ विक्षेप होगा। इसी के आगे आप लोग लिख सकते हैं तथा परिपथ में, क्या परिपथ में बामावर्त, बामावर्त क्या है, ये है बामावर्त, बामावर्त में दिशा की धारा प्रवाहित होगी। यानी कि ये जो धारा निकल रही है किस ओर जा रही, बामावर्त में धारा की क्या होगी, प्रवाहित होगी, धारा क्या होगी, प्राप्त होगी। यहाँ पर आप लोग ये सभी प्रोसेस क्या करिएगा, लिखिएगा। ये सब इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ लिखना नहीं। मैं एक बार पुनः इसको बता दे रहा हूँ। इस स्थिति में चुंबक का ध्रुव कुंडली की ओर गतिशील रहेगा या होता है, तथा धारा मापी में दाईं ओर विक्षेप होगा, तथा परिपथ में बामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होगी। बामावर्त दिशा में धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। ये आप लोग नोटिस करिएगा। इससे ज़्यादा कुछ द्वितीय स्थिति में नहीं लिखना है। इतनी बात आएगी समझ में दोस्तों। अब इसी के आगे हम लोग थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन दोनों से, इसलिए इन दोनों से ही उनका निर्माण किया गया है। रफ किया जाए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं तृतीय स्थिति, इसमें क्या करना है, चित्र बनाना है। जैसे कि यहाँ इसकी स्थिति यदि देखा जाए दोस्तों, इसकी स्थिति यदि देखा जाए तो इसका चित्र भी इसी प्रकार सेम टू सेम बनेगा जैसे अभी तक बनाते आए दोनों चित्रों में। इस प्रकार इसका विक्षेप किस तरफ होगा, लेफ्ट तरफ होगा। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। जब लेफ्ट तरफ होगा तो इसमें प्रोसेस अलग हो जाएगा। इस प्रकार देखिए, ये निकल रही, ये मेरी क्या है, कुंडली है, ये कुंडली हो गई। अब इसी तरफ यदि हम चुंबक बनाएं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। जब इसमें तरंगें निकलेंगी, ये देखिएगा दोस्तों, इतनी बात क्लियर।
ये जो चुंबक है, ये चुंबक कुंडली की दूसरी ओर गतिशील होगा। ओके, यानी कुंडली ये दूसरी ओर क्या करेगा, गतिशील होगा। जैसे कि यहाँ पर ये मेरा क्या है, धारा मापी है, इसको आप लोग देखिएगा। जैसे कि इसमें यदि समझा जाए तो इस स्थिति में क्या, इस स्थिति में चुंबक उत्तरी ध्रुव पर, क्या उत्तरी ध्रुव क्या है चुंबक का, ये है, ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। तो हमेशा जो भी प्रोसेस लिया जाएगा उत्तरी ध्रुव से ही लिया जाता है। जिस प्रकार अभी तक मैंने दोनों चित्रों में देखा कि उनकी तरंगें किस ओर से निकल रही थी, उत्तरी ध्रुव से ही निकल रही थी। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है कि इस स्थिति में उत्तरी ध्रुव, इस स्थिति में चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली से दूर जाएगा। कुंडली से क्या होगा, दूर जाएगा। यही प्रोसेस लिखना है, कुंडली से क्या होगा, दूर जाएगा। धारामापी में बाईं ओर विक्षेप प्राप्त होगा। बाईं ओर क्या होगा, विक्षेप प्राप्त होगा। जैसा कि मैंने ये बताया कि जब धारामापी के दाईं ओर क्या होगी, धाराएं निकलेंगी तो ये किस ओर विक्षेप होगी, दाईं ओर होगी। यदि यही बाईं ओर से धारा निकली तो ये किस ओर विक्षेप होगी, बाईं ओर विक्षेप होना प्रारंभ हो जाएगी। अतः उसी का आगे लिखिएगा, अतः परिपथ में दक्षिणावर्त, परिपथ में दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में क्या है, ये दक्षिणावर्त दिशा में है, क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज हमको देखना है। परिपथ में दक्षिणावर्त, क्या दक्षिणावर्त दिशा में धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी, दक्षिणावर्त, यानी कि इस ओर से निकल रही है, किस ओर जा रही है, दक्षिणावर्त चल रही है। इस प्रकार इसको देखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये तीनों स्थितियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब इसी के आगे यहाँ पर द्वितीय प्रयोग होगा, यानी कि दूसरा प्रयोग देखा जाए तो दूसरा प्रयोग जो है वो और इम्पॉर्टेंट है। इसलिए उनमें संयोजन किया जाता है। देखिए किस प्रकार का संयोजन किया जा रहा है। इसमें दो कुंडलियों का संयोजन किया जाएगा द्वितीय नियम में। इसको रफ किया जाए, द्वितीय नियम में और द्वितीय प्रयोग में आपका दो कुंडलियों का क्या किया जाएगा, संयोजन किया जाएगा। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए तो हमारी जो हेडिंग हो गई, सेकंड पॉइंट, द्वितीय प्रयोग। इसमें कोई भी स्थितियाँ नहीं होगी, यानी कि प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति और तृतीय स्थिति नहीं होगी। सिर्फ इसमें इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो इसका चित्र जो बनेगा दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इस प्रकार बनेगा। अब देखिए यहीं पर, यहाँ से देखिएगा, इतनी बात क्लियर। ये देखिए इसी प्रकार सभी प्रोसेस होंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये बनाते हैं, देखिएगा
इसको क्या किया गया है, चालक तार से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया दोस्तों। यदि यहीं पर देखा जाए तो ये क्या है, यदि यहीं पर देखा जाए तो ये क्या है, कुंडली प्रथम है। क्या कुंडली प्रथम है, और ये क्या है, कुंडली सेकंड है। ये दोनों का संयोजन से ये प्रक्रिया होगी, यानी कि द्वितीय प्रयोग में। तो यदि द्वितीय प्रयोग में समझा जाए तो दोस्तों इनको दोनों का मिश्रण करके लिखना आवश्यक है, कि दोनों का संयोजन के कारण ये प्रोसेस यानी कि द्वितीय प्रयोग हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि चुंबकीय प्रेरण इसमें किस प्रकार बोल सकते हैं कि इनकी घटनाएं जो होंगी ये किस प्रकार चुंबकीय प्रेरण कहलाएंगी, क्या किस प्रकार ये चुंबकीय प्रेरण कहलाएंगी, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर ये होगा इस प्रयोग में, यानी कि इस प्रयोग में दो भिन्न भिन्न कुंडलियों को पास पास क्या कर दिया गया, रख दिया गया। दो भिन्न भिन्न कुंडलियों को क्या कर दिया गया, पास पास में क्या किया है, गया है, रख दिया गया है। इस प्रयोग में कुंडली क्या रहेंगी, स्थिर रहेंगी। ये कुंडलियाँ नहीं चलेंगी, क्या इस कुंडलियाँ यानी कि ये गतिमान नहीं रहेंगी, ये क्या रहेंगे, स्थिर अवस्था में रहेंगी। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सभी लोग देखिएगा। किसी को भी कहीं भी दिक्कत होगी तो आप लोग क्या करिए, कमेंट करिएगा। आप लोगों को कमेंटों का जवाब मिल जाएगा दोस्तों। तो जैसा कि यदि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग ये लिख सकते हैं, कुंडली प्रथम को प्राथमिक कुंडली कहते हैं। कुंडली प्रथम को प्राथमिक कुंडली कहते हैं, तथा द्वितीय कुंडली को क्या, तथा द्वितीय कुंडली को द्वितीय कुंडली कहते हैं। यानी कि ये जो है कुंडली सेकेंड को द्वितीय कुंडली कहते हैं। कुंडली सेकेंड को द्वितीय कुंडली कहते हैं। ये सभी प्रोसेस आप लोग लिखते चलिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। इसी के आगे आप लोग लिख सकते हैं कुंजी कहाँ, यानी कि ये देखिए इस प्रकार, जब यहाँ पर इनके मध्य कोई भी बिंदु रहेगा तो ये क्या रहेगा, बंद कुंजी कहलाए। बंद कुंजी कहते हैं, क्या बंद कुंजी, इसको क्या कहेंगे, बोलेंगे बंद कुंजी। यानी कि जब यहाँ पर बिंदु रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, बंद कुंजी कहते हैं। यदि यहीं से बिंदु कोई हट गया, यानी कि इनके मध्य से बिंदु हटा लिया जाए तो ये क्या होगी, खुली कुंजी हो जाएगी। ओपन स्विच और क्लोज स्विच दोनों में मैं अंतर पहले ही बता चुका हूँ किस प्रकार का अंतर होता है। तो यदि इसी का आगे देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, जब इस स्विच को आप लोग दबाएंगे तो कुंडली में क्या होने लगती है, धारा उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न होने लगती है, तथा बहुत कम समय में प्रथम कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन हो जाता है। तब इस संबंध में चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो जाता है। तब इस संबंध में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार द्वितीय कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी परिवर्तित होती हैं। इतनी बात क्लियर। अतः यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, अतः द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इतनी बात क्लियर दोस्तों। ये रही बात क्या, मेरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग। यहीं पर एक छोटी सी और हेडिंग देख लेते हैं जो कि इसी के अंतर्गत आएगा। देखिएगा, इसको रब करते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग हम लोग को देखना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पर जो हेडिंग है तो यहाँ पर हेडिंग है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, हम लोग बोल सकते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव।
तो यहाँ पर प्रोसेस जो होगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने से प्रवाहित करने पर किसी चालक, मान लीजिए कि ये क्या है, एक चालक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना ही, चुंबकीय क्षेत्र का, इनके चारों ओर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। और इसी में हम लोग ये कह सकते हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र यानी जो उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र, बल रेखाएं, इस चुंबकीय क्षेत्र को दिशा एम्पियर के तैरने के नियम कहते हैं। तैरने के नियम, एम्पियर का तैरने का नियम आपको मिलेगा आगे चलने पर, लेकिन फ़िलहाल आपका पैटर्न से हटा दिया गया है एम्पियर के तैरने का नियम। अभी ये आप लोग देख लीजिएगा, एम्पियर का तैरने का नियम क्या होता है। फ़िलहाल ये पूछेगा नहीं, इसको पैटर्न से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो जैसा कि जो ये है, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इतनी बात क्लियर है दोस्तों। अब रही बात, जैसा कि ये मैंने अभी आपको बताया क्या चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग, और इससे पहले यानी कि चुंबकीय प्रेरण से पहले हम लोग आपको चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा बताया था मैं, और ये 3 पॉइंटों पर आज पूर्ण रूप से क्या हुई, डिस्कस हुई। अब आपका एक बिंदु शेष बचा है, वो है क्या, विद्युत मोटर। और विद्युत जनित हम क्या किए हैं, बता चुके हैं। तो आने वाले क्लासों में हम लोग क्या करेंगे, विद्युत मोटर पढ़ेंगे और विस्तार रूप से पढ़ेंगे, विद्युत मोटर विस्तार रूप से पढ़ेंगे आने वाले क्लासों में। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।